नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिज़नेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे बिज़नेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को हम लोग एनालाइज़ करते हैं एंड इसके कॉज़ और इफ़ेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी लाइफ़ पर हर एक फाइनेंशियल या बिज़नेस इवेंट का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। हमें लगता है बिज़नेस न्यूज़पेपर्स कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी दूसरे नॉर्मल न्यूज़पेपर से। हमारी लाइफ़ को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं वो चीज़ें जो बिज़नेस न्यूज़पेपर्स में कवर होती हैं, हमारे लोन्स, हमारे जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स। ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है, अ न्यू ड्राइव, स्कीम्स शुड इम्प्रूव ईवी एडॉप्टेशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन को लेके काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। बहुत कई लोगों का कहना है कि इंडिया का जो ईवी का गोल है, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल नहीं है जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? या फिर जो पॉलिसीज़ हैं, वो अभी इन लाइन नहीं है जो हमारे गोल्स हैं उनको लेकर? बेसिकली जितने बड़े हमारे गोल्स हैं, उस हिसाब से हमने पॉलिसीज़ अभी नहीं बनाई है कि वो उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो ये जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए इम्प्रूवमेंट एंड क्या अभी चीज़ें हैं जो काफ़ी बढ़िया हैं ऑलरेडी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम लोग? डिमांड साइड की। अगर डिमांड को प्रमोट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हमारे कंट्री में, जो काफ़ी क्रूशियल है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो इसके लिए निकाला है यूनियन कैबिनेट ने 2 स्कीम। 2 स्कीम इन्होंने लॉन्च की है वेडनेसडे को, जहाँ पे 14,000 करोड़ का एलोकेशन होगा, बजट होगा। सबसे पहले द पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट में पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये, जहाँ पे 10,900 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट बना करके। अगले 2 साल के लिए रहेगा ये बजट एंड ये रिप्लेस करेगा पिछले स्कीम को, जो था फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, फेम का, फेम नाम से है, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। जहाँ इनिशियल एलोकेशन सिर्फ 900 करोड़ थे और अब एलोकेशन कितना है? 10,900 करोड़। आप देख सकते हैं करीब 11-12 गुना बढ़ चुका है, ये 12 गुना। एंड जो सेकंड वर्जन था इस स्कीम का, लास्ट ईयर खत्म हुआ ये, जिसका बजट था 11,500 करोड़ का। तो किस हिसाब से बजट देखिए कितनी तेजी से बढ़ा है पिछले 9 से 10 सालों में। एंड जो नई स्कीम्स है ये इंप्रूव करेगी एडॉप्शन ऑफ ईवीज को इंडिया में, बिल्ड करेगी ऑन सक्सेस ऑफ प्रीवियस इनिशिएटिव्स, जो सक्सेस थे उन पे बिल्ड करेगी। ऑफ कोर्स हमने काफी कुछ सीखा भी है पिछले 10 सालों में। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भी हमारी तरह ही है, हम भी काफी सारे जो चॉइसेस लेते हैं हमारी लाइफ में, वो एक एक्सपेरिमेंट होता है। हम 100% डेफिनिटली नहीं बोल सकते हैं कि ये करेंगे तो यही होगा, राइट? तो गलतियों से सीख करके अब गवर्नमेंट आगे और एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगी, बट उसपे काफ़ी अच्छा बिल्ड भी करेंगी एक्सपीरियंस से अपने। जो गिवन इनिशियल कॉस्ट है ईवी की, वो काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनल कंबशन इंजन से ये हमने देखा कि 10 लाख के नीचे इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखिए 2 हैं और इंटरनल कंबशन इंजन की करीब 50-55 गाड़ियाँ हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि इनके कॉस्ट को कम किया जाए। पीएम ई ड्राइव स्कीम एक्सपेक्टेड है कि सपोर्ट करेगा 2.47 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को, 2.5 करोड़, ठीक है? यहाँ पे 2.5 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। सॉरी 24 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है जो टू व्हीलर्स हैं, 2.47 मिलियन है ये। एंड करीब 3,16,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बात हो रही है, जो ई रिक्शाज हम देख रहे हैं और ऑटोज हैं जितने भी। एंड दूसरी इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जहां इंसेंटिव्स होंगे करीब 2700 करोड़ के। इस स्कीम में 500 करोड़ एलोकेट किया जाएगा इंक्रीज एडॉप्शन के लिए फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज। आप में से कितने लोग हैं जिनकी सिटीज में ऑलरेडी ई बसेस चलनी शुरू हो गई हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे शहर में जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, अब वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिस्टेड कंपनी है ये, तो कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमने कई साल, ऐसे शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले रिकमेंड किया था हमारे क्लाइंट्स को, जब तो ये ₹300 ₹200 चलती थी। ये 4-5 गुना हो चुकी है वहाँ से। और हमने भी ये देखा कि हमारे शहर में जब इसके बसेस चल रहे हैं, इसका मतलब इसका अडॉप्शन काफ़ी अच्छा है। तो फर्दर अगर आप देखें, 4,500 करोड़ असाइन किए गए हैं करीब-करीब 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर करने के लिए सेलेक्ट सिटीज़ में। एंड 2,000 करोड़ का बजट एलोकेटेड है 74,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए। तो चार्जिंग स्टेशन पे पैसे खर्च करना बड़ा ज़रूरी है। अगर पेट्रोल पंप नहीं होंगे तो क्या कोई पेट्रोल वाली गाड़ियाँ लेगा? वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी हमें चार्जिंग स्टेशंस चाहिए। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम आई है, जहाँ पे 3,500 करोड़ तक का बजट है, जहाँ प्रोक्योरमेंट होगा, खरीदा जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा ई बसेस को बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। एंड करीब 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस करंट ईयर और 2028-29 के बीच में यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक बसेस वाली कंपनी को भी हमें देखना होगा कैसा कर रही है ये, क्योंकि डिमांड तो काफी बढ़िया नजर आ रहा है इनके लिए। ओवरऑल अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अलावा अगर बात करें, तो इस टाइम पे फोकस कमर्शियल व्हीकल स्पेस में है।
कमर्शियल व्हीकल स्पेस मतलब जो कमर्शियल गाड़ियाँ चल रही है, उन पर फ़ोकस काफ़ी ज़्यादा है रादर देन पैसेंजर व्हीकल्स। कोई प्रोविज़न नहीं है इलेक्ट्रिक कार के लिए फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिक कार्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे इस स्कीम में। कमर्शियल व्हीकल्स पे जो फ़ोकस है इट आल्सो मेक्स सेंस क्योंकि ये फिस्कल सपोर्ट के लिए ज़्यादा वैल्यू देगा, एमिशन रिडक्शन के लिए ज़्यादा वैल्यू देगा क्योंकि ये ज़्यादा पॉल्यूट भी करता है। जितनी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रक्स आएँगी दिल्ली में गुड्स लेकर के तो काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा दिल्ली जैसे सिटीज़ को जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इलेक्ट्रिक बसेस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएँगी तो पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा बड़े-बड़े शहरों में, जहाँ डीज़ल रन बसेस चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा एमिशंस कर रही हैं। फोकस क्या है कि चार्जिंग स्टेशन 74,000 चार्जिंग स्टेशन बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि बता दूं इस टाइम पे इंडिया में पेट्रोल पंप भी मेरे हिसाब से 80,000 के कुछ 5,000 ऊपर नीचे होंगे। अराउंड 80 से 90,000 के बीच में पेट्रोल पंप्स हैं। तो अगर 74,000 चार्जिंग स्टेशन बन जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। और चार्जिंग स्टेशन क्या, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या चार्जिंग स्टेशन के प्रोजेक्ट भी उन्हीं कंपनी को मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही हैं, जैसे ओला गाड़ियां बना रही है, टाटा, महिंद्रा या फिर मारुति? मुझे तो नहीं लगता। काफ़ी सारी कंपनीज़ पावर सेक्टर की जो है इनके शेयर्स इसलिए बढ़े हैं क्योंकि ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाएँगे अपने, जैसे कि टाटा पावर। तो यहाँ पे रिसर्च करना बनता है कि 74,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होंगे तो इसे बहुत अच्छे से मोनेटाइज़ किया जा सकता है और इसमें सब्सिडीज़ भी मिलेगी तो इसे सेटअप करना भी सस्ता होगा। तो उन कंपनीज़ पे फ़ोकस ज़रूर होना चाहिए मुझे लगता है इस वक़्त, स्पेसिफिकली जो इस सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा उठा सकती हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार कंपनीज़ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मुझे लगता है, जहाँ पे बहुत बढ़िया हम लोग यहाँ पे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो नया फीचर आया है पीएम ई ड्राइव स्कीम में, जहाँ पे आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर होंगे बायर्स के लिए और वाउचर इशू किया जाएगा बायर को बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड साइन किया जाएगा। यहाँ पे बायर का साइन होना चाहिए और सबमिटेड होना चाहिए टू डीलर, जिसे साइन करना होगा और अपलोड करना होगा इस क्लेम को, ताकि जो इंसेंटिव है वो डिमांड की जा सके उसकी। तो इंसेंटिव यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी पब्लिक होना चाहिए, कि कई बार क्या होता है ये शोरूम और डीलर्स जो होते हैं ये इस इंसेंटिव्स को पास ऑन नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं चलने देते जब तक कि लोग खुद जागरूक ना हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये वी शुड मेक श्योर कि जो हम इंसेंटिव दे रहे हैं ये पब्लिक तक पहुंचे और ईमानदारी से पहुंचे। ऐसा ना हो कि एक ही इंसान यहाँ पे कुछ फ्रॉड करे या कुछ इलीगल चीजें करें और इंसेंटिव्स को साइफन ऑफ कर दे। तो जितने भी डिसरप्शन और डिले है इससे डीलर को नुकसान हो सकता है एंड ईवी सेल्स का भी नुकसान होगा। तो सक्सेसफुल रोल आउट के लिए गवर्नमेंट को बहुत ही केयरफुली हैंडल करने होंगे सारे इश्यूज को, जैसे कि इंडिजनाइजेशन हो, मतलब लोकली सारी चीजें प्रोड्यूस हो एंड प्राइस सीलिंग्स ही हुई, आप इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते, प्राइस सीलिंग्स होनी भी बहुत जरूरी है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया फिर से एंड जीडीपी ग्रोथ रेट के फोरकास्ट को कम किया है। तो देखिए जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली पंप होता है जब आप ब्याज दर को घटाएं, क्योंकि ब्याज दर घटाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उससे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा तो जीडीपी बढ़ सकता है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम किया जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे दूसरी बार साल में देखा गया कि ब्याज दर घटाए गए हैं एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में अब काफी कंट्रोल हो चुका है। पहले इन्फ्लेशन यूरोप में भी काफी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था कि डिपॉजिट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया गया टू 3.5% एंड जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही पॉलिसीज लाई गई। तो इन्होंने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, जो डेटा आएगा उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, सब कुछ डेटा पर डिपेंड करता है। एंड इनके हिसाब से कि जो डिसीजन था ये यूनानिमस था, सबका सेम डिसीजन था कि हमें रेट कट करना चाहिए 25 बेसिस पॉइंट से एंड ये पर्टिकुलरली जस्टिफाई करता है इन अ व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी दैट अबाउंड्स। सो यहाँ पे आगे जब भी डिमांड होगी जैसे भी एंड जो सिचुएशन की एंड डेटा की, उसके हिसाब से यूरोप में डिसीजन ले जाएंगे व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है वो भी अनचेंज्ड है, रिकवरी है, यहाँ पे कुछ हेडविंड्स हैं बट ओवरऑल जो रिस्क है वो डाउनसाइड के लिए ही टिल्टेड है एंड यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड नहीं है। ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ स्लोएस्ट है सिंस पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद अभी स्लोएस्ट ऑयल डिमांड चल रहा है जिसका इंडिया को बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। वर्ल्ड कंजम्पशन 8 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से बढ़ा था फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में, मतलब बेयरली अ थर्ड ऑफ एक्सपांशन इन द सेम पीरियड ऑफ 2023। जो 2023 है उससे सिर्फ एक तिहाई भी ये मुश्किल से पहुंच पाया है एक्सपांशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही है, लोएस्ट रेट रहा है बिकॉज ऑफ ऑयल डिमांड क्रैश एंड यहाँ पे चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन है ये अफेक्ट कर रहा है इसको सबसे ज्यादा, सारी कमोडिटीज को अफेक्ट कर रहा है चाइनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन।
एंड पेनिट्रेशन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बाय इलेक्ट्रिक कार्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेस से हो रहा है। इवन चाइना में भी 50% जो गाड़ियाँ बिकी है, वो इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं इस बार। बहुत ही मैं बोलूँगा रेवोल्यूशनरी डेटा है ये तो। अगर ये कंसिस्टेंट रह गया, तो इसका मतलब ऑयल डिमांड तो चाइना में ग्रोथ बढ़ने के बाद भी कुछ खास नहीं बढ़ने वाली है। और जितने भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना में इम्प्रूवमेंट अभी देखने को मिल सकती है, रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल सकती है, दे आर आल्सो डिसअपॉइंटेड। तो ऑयल प्राइसेस इसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना का डेटा जब बेकार आ रहा है, तो और नीचे चला जा रहा है, $70 के भी नीचे चला गया था पर बैरल के हिसाब से अगर आप देखें। एंड जो चाइना और यूएस के इकोनॉमी का डेटा है, अगर यूएस में भी इकोनॉमिक रिसेशन का डेटा आ गया, तब तो ऑयल डिमांड आई थिंक यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकता है एंड ऑयल प्राइसेस पता नहीं कहाँ जाएँगे यहाँ से, रॉक बॉटम जा सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ऑफ कोर्स इंडिया को पूरा होने वाला है। तो दुनिया के जो टॉप 2 कंज्यूमर्स हैं ऑयल के, चाइना और यूएस। चाइना में ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है अच्छी एंड यूएस में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है ऑयल इंडस्ट्री के लिए। यूएस जॉबलेस क्लेम्स पिक अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 वीक्स। एप्लीकेशंस यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए फिर से ऊपर चले गए हैं पिछले 3 हफ्तों में और ये कंसिस्टेंट रहा है ग्रेजुअल स्लोडाउन के साथ। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग क्लेम कर रहे हैं, वो अब फिर से बढ़ गए हैं। ये थोड़ा परेशान करने वाला डेटा है और इसलिए मैं यूएस के इकोनॉमी की बात कर रहा था। यूजुअली जब इतना हाई रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े ना यूएस में, तो बाद में हमेशा रिसेशन देखने को मिलता है। और एक और रीज़न है, ब्याज दर इतने दिन से ऊपर है कि कंपनीज़ भी परेशान है कि कब घटेंगे। ऑल्दो एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 वीक में घट सकते हैं, 1 वीक में, बट घट भी गए तो उसका इफ़ेक्ट अगले दिन नहीं आ जाता है। अब आज पढ़ना शुरू करोगे तो कल नहीं रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको, राइट? काफ़ी कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है और बाद में उसका रिज़ल्ट मिलता है या वर्कआउट भी करते हो तो बॉडी अगले दिन आपकी नहीं बिल्ड हो जाती है। तो वैसे ही इकोनॉमी में जब आप मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेते हो इंटरेस्ट रेट के, तो इसका इफ़ेक्ट 1 साल बाद, कुछ महीनों बाद अगले क्वार्टर्स में देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन यूएस में देखने को मिले एंड लोग इसीलिए वहाँ पे स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे वॉलेटाइल है। आते हैं अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे और ये है रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा। इंडिया में अगर आप देखें रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा भी आया एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़ा है मार्जिनली मार्जिनली टू 3.65% 3.6% से इन जुलाई। आरबीआई का जो मीडियम टर्म टारगेट है 4% का, ये उससे कम ही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा है। लेकिन इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हाई बेस इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड अ ईयर अगो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी बढ़ कर के आया है, तो प्रोडक्शन बढ़िया हुआ है यहाँ पे। 4.83% आया इन जुलाई फ्रॉम 4.72%। ये जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आई है, यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है टू 5.66% फ्रॉम 5.42%। ये तो बिल्कुल सबसे नोटोरियस एलिमेंट यही हो गया है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा का। एंड यहाँ पे वेजिटेबल के दाम काफ़ी बढ़े हैं, 10.7% वेजिटेबल के दाम बढ़े हैं, फ्रूट के 6.5%, फूड और बेवरेजेस 5.5%, एग्स के दाम 7.5%, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के 2.5%। कुछ चीज़ों के दाम यहाँ पे इन्फ्लेशन में यहाँ पे डी-एक्सेलरेशन भी देखने को मिला है, जैसे कि सीरियल्स 7.5%, प्रोटीन रिच आइटम्स लाइक मिल्क 2.98% एंड मीट एंड फिश 4.3%, ये डी-एक्सेलरेट हुआ है ड्यूरिंग द मंथ। पल्सेस के दाम भी घटे हैं लेकिन डबल डिजिट रहे हैं, तो ओवरऑल 13.5% पे आया है पल्सेस का डी-एक्सेलरेशन, बट ये अभी भी डबल डिजिट में है। तो फ़र्क नहीं पड़ता, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है फूड इन्फ्लेशन को एंड हम देखते हैं कि वो कैसे हो पाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो यहाँ पे आरबीआई के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं करने को और सोचने को, आरबीआई फूड इन्फ्लेशन नहीं कम कर सकती। तो ऑनगोइंग डिफ्लेशन है इन डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेज़, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसने काउंटरैक्ट किया है प्राइस प्रेशर इन दी अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बास्केट। अगर आप इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेज़ देखें तो ये डिफ्लेशनरी पीरियड से अब जा चुके हैं ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से एंड यहाँ पे जो रिस्क है प्राइसेज़ का, आ रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन बास्केट में भी। तो फूड प्राइसेस को मॉनिटर करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, मिटिगेट नहीं हुए हैं फूड इन्फ्लेशन के और यही रीज़न है कि हमारा आरबीआई भी इतना ज़्यादा कॉशियस है इस टाइम पे इन्फ्लेशन को लेके, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहता वो यहाँ पे। अगर आप फूड को हटा दें ना, तो जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे प्राइसेस बड़े सही चल रहे हैं, वहाँ महँगाई नहीं बढ़ रही है। जैसे क्लोथिंग, फुटवियर पौने 3% का यहाँ पे रेट है। रिक्रिएशन 2.5%, एजुकेशन 3.7%, हेल्थ 4.1%, तो स्लाइट अपटिक रहा है। फ्यूल में तो 5.5% फ्यूल के दाम घटे हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है।
एंड अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूल के दाम और घट सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो अब देखिए क्रूड ऑयल साल साल के लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है। ऑल्दो वो अभी हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट यहाँ पे कम करती है या नहीं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन है, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा डिस्पाइट मॉडरेशन इन कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होंगे। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट की अगर बात करें तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनका कहना है कि आरबीआई तो इन्फ्लेशन को ही देखेगा कि ये कम रहता है या नहीं और ड्यूरेबल रहता है या नहीं। ऐसा नहीं कि बस एक बार घट गया, ठीक है? तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, आउटपुट ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रही है अभी भी अच्छे से। एंड ओवरऑल माइनिंग में थोड़ा डी-एक्सेलरेशन हुआ है एंड इलेक्ट्रिसिटी में आउटपुट ग्रोथ में। बट अगर आप देखें कि 8 23 में से 8 जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं आईआईपी में, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिला है। यूज़ बेस्ड कैटेगरी में अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रही, इंटरमीडिएट गुड्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रही, कंज्यूमर ड्यूरेबल 8% से इंक्रीज़ हुआ है। सॉरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिसेलरेट हुआ है, जबकि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू -4.4%, तो माइनस हुआ है सिर्फ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। तो टेपिड कंज्यूमर डिमांड रिफ्लेक्ट करता है ये इन दी इकोनॉमी। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, कार मेकर्स इन फास्ट लेन टू रोल आउट फेस्टिवल डिस्काउंट्स। कार मेकर्स हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से कार बहुत जमा हो गई है, हमारे पास इन्वेंट्री बहुत बड़ा है, अब बड़े-बड़े डिस्काउंट्स अनाउंस हुए हैं। एवरेज डिस्काउंट टॉप 13 ऑटो मेकर्स के करीब 12% से बढ़ गए हैं एज़ कंपेयर टू 2023 से अगर आप कंपेयर करें, तो ऑफर्स 20,000 से सवा 3 लाख तक के हैं डिस्काउंट के लिए इस फेस्टिवल सीज़न में। जितने लोग भी कार के लिए सोच रहे हैं ना कि मुझे कार लेना है, ये इस टाइम पे मुझे लगता है पिछले अगले 1-2 सालों का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है ये। एक तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप लोन भी लेते हैं तो आगे ब्याज दर घटने वाले हैं लोन के, तो वहाँ पे आपको राहत मिल सकती है थोड़ी। एंड इसके साथ-साथ ओवरऑल अगर आप देखें तो डिस्काउंट भी काफ़ी बढ़िया है। एंड कंपनीज़ जैसे कि मारुति सुजुकी, ह्युंडई मोटर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड होंडा कार्स ये लीड कर रही हैं फेस्टिव ऑफर्स में। एवरेज डिस्काउंट करीब 34,630 था 2023 में और अब हो गया 38,816। तो अगर आप डेटा देखें तो टोयोटा एंड होंडा इन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया अपने डिस्काउंट को। 140% 120% बढ़ा दिया है डिस्काउंट को। एंड वोक्सवैगन, टाटा मोटर्स, hyundai एंड M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने भी डिस्काउंट्स को करीब 29 से 70% तक इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि इनके पास इन्वेंट्री काफ़ी जमा हो गई है, तो इसे निकालने के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि बढ़िया डिस्काउंट ऑफर्स दिए हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, सेंसेक्स ब्रीचेस 83,000 ऑन ग्लोबल रेट कट होप्स। बेंचमार्क इंडिसेस, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट में क्या बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिन से मार्केट थोड़ा-सा 10 दिन से डल था, लेकिन इस हफ्ते जो बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। अब ये देखिए हमारा जो इंडेक्स है, बेंचमार्क है, रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है और हेवी वेट स्टॉक्स और बढ़िया चल रहे हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स करीब 2% के आसपास दोनों ने सिंगल डे में इंक्रीमेंट दिखाया है। एंड शार्प रैली देखने को मिली हमें सेंसेक्स में, जो 83,000 पर लेकर गई उसको सबसे पहली बार, अभी 83,000 पर ये गया है। निफ्टी करीब 2% ऊपर था और ये 25,390 के आसपास आया। ये हाईएस्ट सिंगल डे गेन है सिंस जून 7। एंड इन्फ्लो आया है एफआईआईस का, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है करीब 7,695 7,700 करोड़ सिर्फ एक दिन में इन्वेस्ट किया है इन्होंने। कंबाइंड मार्केट कैप बीएसई लिस्टेड कंपनीज का 6.6 ट्रिलियन रुपए बढ़ा एक दिन में। एंड रैली आई पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज की वजह से, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने ही पैसा भी लगाया एंड रैली आई भी ग्लोबल क्यूज पे, जहां पे एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का बाई यूएस फेडरल रिजर्व। जब इन्फ्लेशन डेटा आया एक्सपेक्टेड लाइंस के हिसाब से, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से, तो बुल्स ने चार्ज लिया है इस वक्त एंड इंडिसेस को नए लेवल्स पर लेकर आए हैं, जहां पे बुलिश ग्लोबल ट्रेंड को ये मिरर कर रहे हैं। रेट कट करने की ऑप्टिमिज्म अक्रॉस द ग्लोब है। अभी हमने डिस्कस किया पिछले आर्टिकल में, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया अभी अच्छा खासा, एंड इसके वजह से भी पॉजिटिव इम्पेटस मिला है ग्लोबल मार्केट को। ज्यादातर एशियन मार्केट्स में रैली देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखें, वॉल स्ट्रीट पे भी बढ़िया मोमेंटम रहा, एस एंड पी ने भी करीब 1% से ज्यादा का गेन दिखाया एंड
ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना भी रेट कट कर सकता है 25 बेसिस पॉइंट से ऑन 5 ट्रिलियन मॉर्गेजेस एज सून एज दिस मंथ, ताकि कंजम्पशन बढ़े एंड सेंटिमेंट्स बढ़े लोगों का। इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस भी रिकॉर्ड हाई लेवल पर आ चुके हैं। आप देखिए जितने लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं वो भी खुश हैं, जो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। ये जो रेट कट है सबको बहुत बेनिफिट कर रहा है एंड ये रेट कट ऑफ कोर्स हमारे कॉस्ट को भी बहुत बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक मैं बोलूँगा फेज़ चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है लोगों के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट के नहीं, गोल्ड और सिल्वर के भी। साथ में जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ भी बढ़िया एक्सपेक्टेड है अगर रेट कट टाइमली हो जाता है, इंडिया में भी तो। इसके अलावा हमारे कॉस्ट भी कम होंगे लोन के, चाहे हमारे पर्सनल लोन हो या हमारी कंपनीज़ के जो लोन हैं, जहाँ पे हमने निवेश किया है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया हो सकती है, अगर ब्याज दर अगले 1 साल में घटना शुरू हो जाते हैं तो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।